नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों का इस प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बढ़िया तरीके से अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे और 10th चैप्टर में हमने जितना कुछ पढ़ लिया है वहाँ से हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को याद होगा जो हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे टेंस की, उसमें मैंने आपको कॉन्टिन्यूस वाला जो पार्ट होता है हमारा, यानी जो कॉन्टिन्यूस वाले आपके टेंस होते हैं वो मैं आपको सिखा रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। अब वहां से आपको देखने को मिला स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, जहां से दो चीजें बनती हैं। एक तो आपकी उस टाइप की स्टेटिव वर्ब होती है जो केवल स्टेटिव वर्ब की तरीके से यूज होंगी, उनका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं होता, यानी आप उनको यूज करोगे तो वो हमेशा मेरे भाई अपने साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लेंगी ही नहीं, उनके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगा। लेकिन कुछ स्टेटिव वर्ब इसका एक्सेप्शन भी थी। उनमें हमने कुछ वर्ब्स देखी थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये दो मीनिंग में यूज हो जाती है, एक तो एक्चुअल और एक डिफरेंट। तो डिफरेंट मीनिंग में जब कोई भी स्टेटिव वर्ब यूज होती है जो मैंने आपको बताई थी, तो उनके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उस टाइम पे तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो एक्चुअल मीनिंग में यूज हो रही होंगी तब नहीं आएगा। तो ये हमने सारी बातें की थी और आज हम लोगों को दूसरे पे चलना है जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करने वाले हैं और पहले हम लोग इसके बारे में छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती है वो सीखेंगे और फिर एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था, ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, यानी ऐसी कोई चीज जो किसी समय पे जारी हो, तो उसको दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा उसको दिखाने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप नॉर्मल इतना आइडेंटिफिकेशन याद रखिए, कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भाई आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखाई देगी, ये बात मैंने कल भी बताई थी। और पास्ट का मतलब है कि आपको दो ही वर्ब की फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगी, एक तो वाज और एक मेरे भाई वर। तो इनके साथ कभी भी अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी दिख जाए, वाज या वर में से किसी के साथ, तो तुरंत समझ जाना वहां कौन सा टेंस फॉलो हो रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि भैया वाज और वर का क्या मतलब। भाई मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो वाज होती है, आपको मैंने वर्ब चैप्टर में भी बताया था, ये सिंगुलर वर्ब होती है और आपकी जो वर होती है ये मेरे भाई प्लूरल वर्ब होती है। अब नॉर्मल आप सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानते ही हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का बेसिक होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के बेसिक में सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि पास्ट में अगर कोई एक्शन कंटिन्यू रहा होगा तो उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो आप लगा ही सकते हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो चीज आवश्यक है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, यहां से आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस से दो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आप कहेंगे दो कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें सीखना है वो है मेरे भाई पैरेलल एक्शन का। ये आपको पहला कॉन्सेप्ट सीखना है। अब सबसे पहले आप इस पैरेलल वर्ड का मतलब समझिए। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर बोले तो जैसे अगर कोई एक चीज वैसी है तो वो भी दूसरी चीज भी वैसे ही होगी, उस टाइप में। तो पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये मैंने दो खड़ी लाइनें बना दी तो ये पैरेलल हैं अपने आप में, ये मैंने इस तरीके से बना दी तो ये भी पैरेलल है अपने आप में। मतलब वो कभी मिलेंगी नहीं, जैसी एक होगी दूसरी भी बिल्कुल वैसी ही होगी, तो उसको पैरेलल कहा जाता है, पैरेललिज्म बोलते हैं उसको हम लोग। तो अब मैं आपको यहां से बताने वाला हूं कि ये जो पैरेलल एक्शन होता है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखो, पैरेलल एक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपके
जो सेंटेंस वगैरह या जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होंगी उनके अंदर दो एक्शन हो रही होंगी, यानी वन एक्शन और एक मेरे भाई ये दूसरी एक्शन। तो दो एक्शन आपकी स्टेटमेंट के अंदर हो रही होंगी, लेकिन दोनों की खासियत पता है क्या होगी? दोनों ही एक्शन की खासियत ये होगी, जिस टाइम पर ये वाली एक्शन शुरू होगी उसी टाइम के साथ साथ ये एक्शन भी चल रही होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं या मैं कोई काम कर रहा था तो उसी के साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी किसी काम को कर रहा था वहां पे। तो ये जो पैरेललिज्म होता है इसी को पैरेलल एक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैं खाना खा रहा था, मेरी बहन बर्तन धो रही थी, तो मेरे भाई मैं उस टाइम पे खाना खा रहा था और मेरी बहन बर्तन धो रही थी, तो ये दोनों एक्शन ना एक टाइम पे एक साथ हो रहे थे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल एक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ऐसे केस में आप दोनों ही एक्शन को लिखने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि जब दो एक्शन एक समय में एक साथ हो रहे होंगे तो उस केस में दोनों ही एक्शन को लिखने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसी को पैरेललिज्म कहा जाता है। यानी इसको लिखने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इस वाली एक्शन को लिखने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आएगी कि भैया जी ये तो हमें समझ में आ गया कि पैरेलल एक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब दो काम, दो पर्सन या कोई भी सही, वो एक साथ कर रहे होंगे दो काम को। जब एक व्यक्ति दूसरा काम कर रहा होगा तो उसी समय पे दूसरा व्यक्ति भी किसी काम को कर रहा होगा, ये पैरेललिज्म कहलाता है। ये तो हमें समझ में आ गई, लेकिन भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पता कैसे चलेगा कि यहां पे पैरेललिज्म अप्लाई हो रहा है? वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे करके आपको पता चलता है कि यहां पे पैरेललिज्म अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो आप हमेशा नोटिस करना, आप नोटिस करोगे एक वर्ड होता है जो आपको देखने को मिलेगा यहां पे, व्हाइल। ये आपका सबसे आइडेंटिफिकेशन में साथ देगा। व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, मतलब ये बताएगा कि इस काम के दौरान आप तो ये काम कर रहे थे, आपके इस काम करने के दौरान जो दूसरा व्यक्ति था वो इस काम को कर रहा था। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन वाला वर्ड है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि भी इसके साथ एक जगह तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करके देगा लेकिन दूसरी जगह नहीं देगा, तो वही आपको पकड़ना होगा। तो आप नोटिस करिएगा, ये आपके लिए वो आइडेंटिफिकेशन वर्ड है जो आपको बताएगा कि दोनों ही एक्शन को आपको पैरेललिज्म मेंटेन करा के लिखना है और दोनों ही एक्शन किस में लिखी जाएंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी जाएंगी। तो आपको ये वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखना है, कौन सा, व्हाइल। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। मैं यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम। यहां पे मैं वो वर्ड भी लिख देता हूं जो आपको मोस्ट ऑफ केसेस में देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, तो ये वर्ड को भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा, while I was learning my lesson, my brother had played football। अब आप इस क्वेश्चन में नोटिस करो, आपको एग्जामिनर ऐसा ही करके देगा, इससे ज्यादा वो इधर उधर कुछ नहीं करेगा। वो एक तरफ तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करके देगा, ये बात तो तय है। अगर इधर लगा के दे दिया तो इधर लगा के नहीं देगा। अगर उसको गलती करानी होगी या तो दोनों तरफ लगा के देगा या एक तरफ गड़बड़ करेगा किधर भी, या तो इधर नहीं लगा के देगा या इधर नहीं लगा के देगा। अब आप नोटिस करो हमने क्या देखा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है while I was learning my lesson my brother had played football। तो हम यहां से देखकर तुरंत एक बात समझे कि भाई यहां पे while लगा हुआ है और while के साथ वाली क्लाउज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया गया है। ये देखो was के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म है, तो मैंने बताया था ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ये। तो अब यहां पर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, लेकिन इसके साथ वाली जो आगे वाली क्लाउज है यानी कि जो एक्शन नंबर 2 है उसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई नहीं किया गया। तो भाई यहां तो पैरेललिज्म मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तो पैरेललिज्म को मेंटेन कराना पड़ेगा। यानी यहां हैड प्लेड को काटकर हमें क्या लिखना होगा, वॉज प्लेइंग लिखना होगा।
अब इस सेंटेंस का एकदम परफेक्ट मीनिंग बन जाएगा और एकदम ठीक मीनिंग बन जाएगा कि जब मैं अपना पाठ याद कर रहा था तब मेरा भाई क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अब देखो, मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, अपना चैप्टर पढ़ रहा था, अपना लेसन याद कर रहा था, और मेरा भाई उस समय पे क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। यानी मेरे चैप्टर याद करने के दौरान मेरा भाई भी एक काम कर रहा था। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका पैरेललिज्म। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पूरा कॉन्सेप्ट का आइडेंटिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, बस मेरे भाई यही चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि वो आपको उलझाने के लिए क्या करता है, मेरी बात समझिएगा, कई बार आपको उलझाने के लिए वो क्या करेगा, यहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा के दे देता है। बट मैं क्या कह रहा हूं, पैरेललिज्म जब भी एक्शन के अंदर आपको मेंटेन कराना होगा तो दोनों ही एक्शन को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। अगर कहीं पर भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई कर दे तो वो गलत हो जाएगा। यानी ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहां खत्म होता है, क्योंकि भाई ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें ज्यादा एग्जांपल हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें चीजें बढ़िया तरीके से और आगे आपको लेके चलनी पड़ती है। ठीक है भाई, सारे समय को मैनेज करके चलना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है। जिस टेंस से जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एसएससी सीधा क्वेश्चन पूछती है, ये बात दिमाग में फिट कर लेना बिल्कुल। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से करने वाले हैं, उसके अंदर 2 टेंस आपके यूज होंगे। हालांकि मैं दोनों पढ़ा चुका हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। चलिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। इसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन कॉन्सेप्ट। इसकी हम लोग बात करते हैं कि ये लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो भाई, लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर ना 2 एक्शन हो रही होंगी, और 2 एक्शन में होगा क्या, इस बार जो उनको परफॉर्म करने वाला व्यक्ति होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, शॉर्ट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन का मतलब ये हुआ, कोई काम बहुत समय से चल रहा होगा पास्ट में, और कोई काम एकदम से बीच में आके हो जाएगा। तो जो काम पास्ट में चल रहा था, बहुत टाइम से पहले से ही चल रहा था, वो आपका लॉन्ग एक्शन कहलाएगा, और जो काम एकदम से बीच में आके हो जाएगा वो कहलाएगा शॉर्ट एक्शन। यानी आप यहां पे ये बात समझे कि 2 काम आपके हो रहे होंगे, एक एक्शन बन हो रहा होगा और बीच में आकर आपका एक्शन नंबर 2 एकदम से हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो एक एक्शन बन होगा, यहां पर भी आपका एक एक्शन बन होगा और एक एक्शन 2 होगा। अब इसमें आपका याद करने का तरीका है, कई ऐसे भी याद कर लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड एक्शन होगा, एक आपका एकदम से होने वाला एक्शन होगा। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, और एक नॉर्मल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन कॉन्सेप्ट, इससे बहुत आसान पड़ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, एक काम ऐसा होगा जो पास्ट में शुरू हुआ होगा और वो चल रहा होगा। तो पास्ट में अगर कोई काम शुरू हुआ है और वो चल रहा है, दैट मीन्स कि वो काम पास्ट में भी कंटिन्यू रहा होगा। तो इस वजह से ये वाली जो एक्शन बन जिसे हम कहते हैं, ये अपने आप में लॉन्ग एक्शन हो जाती है। कैसी एक्शन हो जाती है मेरे भाई, लॉन्ग एक्शन। और इसको दिखाने के लिए जो हम टेंस यूज करेंगे वो अपने आप में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन सा टेंस यूज होगा इसे दिखाने के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जो काम एकदम से मेरे भाई होगा, यानी एक्शन नंबर 2, वो एक शॉर्ट एक्शन होगी और वो एकदम से होती है। इसी वजह से मेरे भाई उसको दिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो, क्योंकि देखो आप ये बात जानते हो, टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से हम ये बात जानते हैं कि भाई अगर एक काम पास्ट में हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा काम भी पास्ट में ही हो रहा होगा। तो यहां पर जो एक्शन 2 होती है भी पास्ट में है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए एकदम से होती है। एकदम से ये काम तो चल रहा था बैकग्राउंड में, ये वाला एकदम से हो गया। तो जो एक्शन नंबर 2 होती है इसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्शन, और इसको दिखाने के लिए जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, या आप इसको आपका सिंपल पास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हम इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको मेरे भाई ध्यान रखना।
कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में चल रही थी और एकदम से दूसरी एक्शन हो गई, तो जो चल रही थी वो लॉन्ग एक्शन है, उसको दिखाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करेंगे, और जो सेकंड एक्शन एकदम से बीच में आके हुई उसको शॉर्ट एक्शन बोलेंगे और उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो ये एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी का, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल करा देता हूं, इसी से रिलेटेड है वो, उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे नीचे शो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या शो हो रहा है आपको भाई, नहीं हो पाएगा तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट के नीचे जो मैं एग्जांपल आपको लिखाऊंगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। ये एग्जाम्पल को आपको उसके नीचे लिखना है, तो मैंने लिखा व्हेन वी वर स्लीपिंग इन द रूम somebody had broken the window and come inside। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, जरा बताइए देखकर। तो आप कहेंगे भैया जी क्वेश्चन तो काफी बड़ा लिख दिया आपने एग्जाम्पल के तौर पे। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कभी कभी बड़े एग्जाम्पल भी हमें लेने पड़ जाते हैं। अब यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है व्हेन वी वर स्लीपिंग इन द रूम, जब हम अपने कमरे में सो रहे थे, somebody had broken the window, किसी ने विंडो तोड़ दिया और अंदर आ गया। लेकिन आपने इसमें नोटिस किया मैंने 2 एक्शन की जगह इसके अंदर 3 एक्शन इंक्लूड कर लिए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इतना नोटिस करो कि मेरे भाई ये अपने आप में एक एक्शन आपका अलग हो गया, और ये बैकग्राउंड वाले एक्शन, ये आपका बैकग्राउंड वाला एक्शन है। हम लोग बकायदा अपने रूम में आराम से सो रहे थे, कोई घर में किसी ने विंडो तोड़ दिया और वो घर के अंदर घुस गया। तो ये दोनों एक्शन अपने आप में कब हुए? एक के बाद एक हुए, एक के बाद एक हुए या नहीं, और सीक्वेंस में एक्शन हुए हैं। लेकिन अब आप देखो यहां पे सीक्वेंस में एक्शन हुए हैं दोनों के दोनों। विंडो को तोड़ा गया होगा पहले, फिर कोई व्यक्ति अंदर घुसा होगा, तो ये दोनों पास्ट के सीक्वेंस में हैं। और याद रखना सीक्वेंस को बताने के लिए जो टेंस हम लोग यूज करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक घटना अगर हुई होती है तो उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब आप यहां पे आप नोटिस कीजिए, वैसे भी तो पास्ट ही अप्लाई होने वाला था, क्योंकि भाई ये वाला काम आपका बैकग्राउंड में चल रहा था, यानी कि लॉन्ग एक्शन है। तो लॉन्ग एक्शन को दिखाने के लिए, सॉरी देखिए, लॉन्ग एक्शन को दिखाने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करना है, कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि उसके बाद एकदम से होने वाला काम, तो हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे, एकदम से किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, तो ये सेकंड एक्शन अपने आप में दरवाजा तोड़ने वाला हो गया, और उसके बाद वो अंदर घुस गया। तो मेरे भाई यहां पे हैड ब्रोकन नहीं आएगा, ये गलत है। इसकी जगह पे आपको बोलना होगा ब्रोक। क्या बोलना होगा मेरे भाई? ब्रोक बोलना होगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहां पर कम भी नहीं आएगा, आपको बोलना होगा केम। तो ये 2 गड़बड़ इस क्वेश्चन के अंदर थी। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट भी लग गया, क्योंकि मैंने 3 एक्शन इंक्लूड कर लिए। मैं चाहता तो सेंटेंस को यहां पर भी छोड़ सकता था, और यहां पर छोड़ता तो हमारा केवल एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन का। लेकिन मैंने इसकी मदद से आपका एक कॉन्सेप्ट और भी इंक्लूड किया, जो कि था सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट। वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम हो रहा होता है, और उन प्रत्येक काम को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस से बनने वाले दोनों कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो मैंने सिखा दिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम तीसरे टेंस को देखते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है भाई?
देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, आपको इतना ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है आपका, बस नॉर्मल बच्चों वाली जानकारी बस आपको होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा कभी कभी आपका ये एक्टिव पैसिव में यूज होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो बस उतना आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इसका। बाकी ज्यादा कुछ आपको जानकारी इसमें नहीं रखनी है खास, ठीक है। और कोई ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसके अंदर, केवल बस आपको बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो मैं उसके बारे में बस उतना ही आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है। देखिए कॉन्टिन्यूस तो आप जानते ही हैं, पहले ही बता रखा है, दोनों में बताया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस का सीधा मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो आपको दिखेगी। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कभी भी फ्यूचर की बात होती है तो हमारे दिमाग में दो मॉडल वर्ब तुरंत फुदक के आती हैं, एक तो विल और एक शैल। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इनको लगाए बिना फ्यूचर तो बनेगा नहीं भाई, क्योंकि फ्यूचर की बात आप कभी भी करते हैं तो विल या शैल मॉडल वर्ब में से कोई एक दिखनी चाहिए। अब ये मॉडल वर्ब आ गई तो चलो इनको तो हमने लगा दिया, दोनों में से कोई एक लग जाएगी। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या इसके बाद मैं मेन वर्ब को डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म में लगा दूंगा? भाई हमने मॉडल वर्ब का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम अक्सर प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाते रहते हैं आपको, कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इसके बाद मैं डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म तो लगा ही नहीं सकता, यानी कि मुझे बीच में मजबूरन इनके लिए बी की फॉर्म लानी पड़ेगी, जो कि अपने आप में बेस फॉर्म होती है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस आईएनजी वाली फॉर्म को यहां लगा देंगे। तो यानी कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर आपका बन के आता है वो होता ये है कि बिल सेल आ जाएगा आपका, फिर बी की फॉर्म लगा देंगे आप बेस फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे, और ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वो तो आप जानते ही है। जैसे मैं अब आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये मैंने लिखा। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें क्या नोटिस किया, हमने बस इतना देखा कि भाई विल लग रखा है मतलब फ्यूचर है, आईएनजी वाली फॉर्म लग रखी है मतलब कॉन्टिन्यूस है। तो यहां विल से हमें पता चला फ्यूचर, और यहां गोइंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म से हमें क्या पता चला, कॉन्टिन्यूस। तो हमारा टेंस आइडेंटिफिकेशन विद इन सेकेंड हो गया कि भाई इसके अंदर कौन सा टेंस दे रखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमें विल वर्ब के बाद बेस फॉर्म लगानी होती है, इसीलिए बी लगाना पड़ता है। तो इसका मीनिंग जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूं या जा रहा होऊंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गागी गे वाला वो प्रोसेस होता है, वो आप 10th और 12th में आपने सीखा ही है, तो वो लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है, अपने आप में इसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, कोई भी आप एग्जाम्पल जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने आपको ये पूरा फंडा क्लियर कर ही चुका हूं मैं कि बिल कहां लगता है, सेल कहां लगता है, और अगर ये एक साथ भी अगर मान लो जैसे कभी कभी आई के साथ आपको बिल भी अगर देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस पर कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ना डिटर्मिनेशन वाला केस बन जाता है। लाइक अगर मैंने नॉर्मली बोला आई शैल गो टू कॉलेज, भाई मैं कॉलेज जाऊंगा, तो ये नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर मैंने बोला आई विल गो टू द कॉलेज, यानी मैं कॉलेज जाऊंगा, और ये थोड़ा सा ना अपने आप में एम्फेसाइज भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा डिटर्मिनेशन को लेके, तो वो चीजें होती हैं, बस उनको आप ध्यान रखिए। बाकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर बस इतनी चीज काफी है आपके लिए, केवल आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। टेंस चैप्टर के अंदर मैं एक चीज पर बहुत ध्यान दे रहा हूं, और वो इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि टेंस चैप्टर का आइडेंटिफिकेशन जो बच्चा सीख गया वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में बहुत आसानी से कर देगा। क्यों? क्योंकि टेंस आइडेंटिफिकेशन आपका मेरे भाई समझना, टेंस आइडेंटिफिकेशन की मदद से आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी कर पाएंगे,
पाएंगे, आप लोग एक्टिव पैसिव को भी कर पाएंगे, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। तो इसी वजह से टेंस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। अगर कहीं से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा किसी टेंस से, तो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपका एक्टिव पैसिव और मेरे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रीजन उसका ये है क्योंकि जब वहां पे आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है। इसीलिए मैं वही चीजें बताते हुए चल रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। और अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। कल की वीडियो जो कि एक फ्रेश वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लोग मेरे भाई परफेक्ट वाले पार्ट को शुरू करेंगे। और परफेक्ट वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं आपको सभी बताऊंगा। हालांकि फ्यूचर से उतना ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बनता, लेकिन प्रेजेंट और आपका पास्ट परफेक्ट ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में हम बढ़िया तरीके से कल की क्लास में सीखेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद प्यारे भाई।